का सबसे खूंखार और खामोश माफिया रुद्र प्रताप सिंह, जिसके सन्नाटे से अनल वर्ष कांपता है। दूसरी तरफ है नंदिनी, एक बेबाक, निडर और चुलबुली लड़की जो मौत की आंखों में देखकर भी मोल भाव करना जानती है। एक अजीब समझौते में बंधी इनकी शादी खामोश और अलग अलग कमरों में कट रही थी, लेकिन एक जानलेवा रात, एक खतरनाक साजिश और एक गहरे शक ने दोनों को एक ही बंद कमरे में कैद कर दिया। क्या होगा जब रुद्र का खौफनाक सन्नाटा नंदिनी के बेकाबू बवंडर से टकराएगा? नोक-झोंक, शक और बेपनाह जुनून से सजी एक बेहद बोल्ड और रोमांटिक दास्तां। रात के 1:30 बज रहे थे। शहर के बाहरी इलाके में स्थित उस पुरानी और खस्ता हाल मिल के पास एक खौफनाक सन्नाटा पसरा था। यह इलाका शहर के सबसे खतरनाक और शांत इंसान रुद्र प्रताप सिंह का था। रुद्र, जिसके नाम से अंडरवर्ल्ड की दुनिया कांपती थी। मील के अंदर एक गद्दार को घुटनों के बल बिठाया गया था। रुद्र काले रंग के एक महंगे सूट में अपनी शानदार विंटेज कार के बोनट से टिका खड़ा था। उसका चेहरा किसी पत्थर की तरह भावहीन था। उसकी गहरी सर्द आंखें उस गद्दार पर टिकी थी। चारों तरफ उसके 10 अंगरक्षक बंदूकें ताने खड़े थे। मौत बस एक इशारे की दूरी पर थी। तभी इस सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद कर्कश और अजीब सी आवाज़ आई, धड़ाम। मील के उस भारी लोहे के दरवाजे को तोड़ती हुई एक पुरानी पीले रंग की खटारा स्कूटर अंदर घुसी और सीधे रुद्र की करोड़ों की विंटेज कार के पिछले हिस्से से जा टकराई। सभी अंगरक्षकों ने पलक झपकते ही अपनी बंदूकें उस स्कूटर वाले की तरफ तान दी। स्कूटर के धुएं के बीच से एक लड़की उठी, नंदिनी। उसने एक भारी गहरे लाल रंग का ब्राइडल लहंगा शादी का जोड़ा पहना हुआ था, लेकिन उसके पैरों में भारी जूतियां स्नीकर्स थी। उसके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे और माथे पर टीका टेढ़ा होकर उसकी आंख पर झूल रहा था। कोई भी आम इंसान दर्जनों बंदूकें देखकर बेहोश हो जाता, लेकिन यह लड़की आम नहीं थी। यह एक चलता फिरता बवंडर थी। नंदिनी ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी, अपना लहंगा दोनों हाथों से ऊपर उठाया और बिना किसी डर के सीधे रुद्र की तरफ बढ़ी। अंधे हो क्या तुम लोग? नंदिनी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए और उंगली रुद्र की तरफ तानते हुए चिल्ला कर कहा, बीच सड़क पर इतनी लंबी कार खड़ी करके रखी है, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई पार्किंग लाइट नहीं। मेरे स्कूटर का आगे का मडगार्ड टूट गया, उसके पैसे कौन देगा? अंगरक्षक हैरान रह गए। गद्दार भी अपनी मौत भूलकर इस पागल लड़की को देखने लगा। रुद्र अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने अपनी वो ठंडी और खतरनाक निगाहें नंदिनी पर टिका दी। कोई और होता तो इस निगाह से भी भस्म हो जाता, लेकिन नंदिनी ने अपनी कमर पर हाथ रख लिया। ऐसे क्या घूर रहे हो मिस्टर काले कोट वाले? शक्ल से तो बहुत अमीर लगते हो। मेरी स्कूटर के 2000 रुपये निकालो, नंदिनी ने बेबाकी से कहा। रुद्र की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। यह खौफ की दुनिया थी, जहाँ लोग उसके सामने सांस लेने से भी डरते थे, और यह लड़की उससे स्कूटर की मरम्मत के पैसे मांग रही थी। तुम्हें अंदाज़ा है तुम कहाँ खड़ी हो? रुद्र की आवाज़ बहुत भारी, धीमी और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसकी आवाज़ में वो वजन था जो किसी भी इंसान को घुटनों पर ला दे। नंदिनी ने चारों तरफ देखा। हाँ, कबाड़ खाने में। और वैसे भी मैं यहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं आई हूँ। मेरे लालची चाचा मेरी शादी एक 60 साल के बुढ़े नेता से करवा रहे थे। मैं खिड़की से कूदकर यह स्कूटर चुरा कर भागी हूँ। तुम्हारे पास 2000 नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे बस वो पीछे का रास्ता बता दो ताकि मैं भाग सकूँ। तभी बाहर से 3 गाड़ियों की रुकने की आवाज़ आई। नंदिनी के चाचा के गुंडे उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए थे। नंदिनी का चेहरा 1 सेकंड के लिए उतरा, लेकिन उसने तुरंत रुद्र की तरफ देखा। देखो मिस्टर। नंदिनी ने बहुत ही तेजी से रुद्र के पास आकर उसकी कोट का कॉलर पकड़ लिया। अंगरक्षक आगे बढ़े, लेकिन रुद्र ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया।
रुद्र को इस लड़की की इस निडरता में एक अजीब सा पागलपन दिख रहा था जो उसे आकर्षित कर रहा था। अगर तुमने मुझे इन गुंडों से बचा लिया, नंदिनी ने फुसफुसाते हुए कहा, तो मैं तुम्हें 1 महीने तक अपने हाथ की बेहतरीन चाय पिलाऊंगी। डील पक्की। रुद्र ने नंदिनी की उन बड़ी, चुलबुली और बेखौफ आंखों में देखा। रुद्र के दादा की वसीयत के अनुसार उसे अपनी पूरी जायदाद और सिंडिकेट का पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए शादीशुदा होना जरूरी था। वो महीनों से एक ऐसी लड़की ढूंढ रहा था जो इस खूनी दुनिया में टिक सके और रोने धोने वाली ना हो। और यह लड़की, यह तो मौत के सामने भी मोल भाव कर रही थी, चाय नहीं। रुद्र ने नंदिनी की कलाई को बहुत ही कोमलता लेकिन मजबूती से पकड़ा और उसे अपने सीने के करीब खींच लिया। मुझे एक पत्नी चाहिए, आज, अभी। नंदिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या तुम पागल हो? हाँ या ना? रुद्र की आवाज़ में कोई मजाक नहीं था। बाहर से गुंडे अंदर आने लगे थे। नंदिनी ने गुंडे को देखा, फिर इस बेहद खामोश और हैंडसम शैतान को देखा। ठीक है, लेकिन शादी का खर्चा तुम्हारा, नंदिनी ने तुरंत जवाब दिया। अगले 20 मिनट में रुद्र के आदमियों ने उन गुंडों को मार मार कर बेहोश कर दिया। उसी रात शहर के एक पुराने शिव मंदिर में बंदूकधारियों के पहरे के बीच रुद्र और नंदिनी के साथ फेरे लिए। नंदिनी पूरे समय पंडित जी को मंत्र जल्दी पढ़ने के लिए टोकती रही और रुद्र बस खामोशी से उस आग के बवंडर को अपना बनते हुए देखता रहा। उस पुरानी खस्ता हाल मिल से शुरू हुआ वह अजीबोगरीब फेरों का सफ़र शहर के सबसे खूंखार इलाके में जाकर रुका। रुद्र की काले रंग की बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला एक विशाल और लोहे के भारी गेट वाले महल के सामने रुका। यह हवेली किसी भूल भुलैया या किसी प्राचीन किले जैसी थी। गहरी भूरी और स्लेटी रंग की दीवारें, ऊंचे खंभे और चारों तरफ पसरा हुआ एक ऐसा सन्नाटा जो किसी की भी रूह को कँपा दे। नंदिनी ने कार से कदम बाहर रखा। उसका लाल रंग का शादी का जोड़ा उस हवेली के डरावने अंधेरे में बिल्कुल अलग चमक रहा था। रुद्र कार से बाहर निकला। उसने एक बार हवेली को देखा और फिर अपनी उस ठंडी और भेदने वाली नज़रों से नंदिनी को देखा। नंदिनी के दिल में एक पल के लिए खौफ पैदा हुआ। उसे लगा जैसे उसने आज़ादी पाने के चक्कर में किसी शेर की मांद में कदम रख दिया है। लेकिन वह बवंडर थी। घबराना उसकी फितरत में नहीं था। तो यह है तुम्हारा कबाड़ खाना? नंदिनी ने अपनी ठुड्डी हवा में उठाते हुए हवेली की प्राचीन मूर्तियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही हो। यह इंसान रहते हैं या चमगादड़? रुद्र के साथ खड़े उसके खूंखार अंगरक्षकों कबीर और विक्रांत की आंखें फटी की फटी रह गई। आज तक किसी ने माली की हवेली को कबाड़ खाना कहने की जुर्रत नहीं की थी। रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले और बहुत ही खामोश और धीमे कदमों से चलते हुए नंदिनी के बिल्कुल करीब आ गया। उसकी लंबाई और उसका वह चौड़ा सीना नंदिनी पर एक साया सा डाल रहा था। इस कबाड़ खाने में तुम्हारी हर सांस मेरी इजाज़त की मोहताज होगी। रुद्र की आवाज़ बहुत भारी और किसी फुसफुसाहट जैसी थी। तुमने सौदा किया था, मैंने कीमत चुकाई है। आज से यह हवेली तुम्हारी दुनिया है। नंदिनी ने पीछे हटने के बजाय अपनी आंखें सिकुड़ी और कहा, मैंने शादी का सौदा किया था, किसी जेल में रहने का नहीं, और मैं अपनी सांसों का हिसाब किसी को नहीं देती। रुद्र के होठों के कोने पर एक बहुत ही सूक्ष्म, लगभग ना दिखने वाली हलचल हुई जो उसकी मुस्कान थी। उसने नंदिनी को हवेली के अंदर जाने का रास्ता दिया। अंदर कदम रखते ही नंदिनी को लगा जैसे वहाँ हवा भी भारी है। काले चमड़े के सोफे, डार्क महोगनी लकड़ी का फर्नीचर और दीवारों पर लटके पुराने हथियार। रुद्र ने अपने अंगरक्षक की तरफ देखा। इन्हें ईस्ट विंग के आखिरी कमरे में ले जाओ और यह सुनिश्चित करना कि यह वहाँ से पश्चिमी हिस्से की तरफ ना आए। नंदिनी ने पलटकर रुद्र को देखा। अलग कमरे? क्या तुम्हें डर है कि मैं रात को तुम्हारा गला दबा दूंगी? रुद्र मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। उसने बिना पीछे देखे कहा, मुझे
खौफ सिर्फ अपनी नींद टूटने से है, और तुम्हारी बकबक मेरी खामोशी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह कहकर रुद्र अंधेरे में गायब हो गया। नंदिनी पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। दोनों की यह पहली रात थी जो दो अलग अलग किनारों पर शुरू हुई थी। अगले कुछ हफ्तों में नंदिनी ने उस हवेली का पूरा रंग रूप ही बदल कर रख दिया। उसे रुद्र का वह डरावना सन्नाटा बिल्कुल पसंद नहीं था। एक सुबह जब रुद्र अपने मास्टर बेडरूम से बाहर निकला तो उसने देखा कि हॉल के उन खौफनाक काले चमड़े के सोफों पर चमकीले पीले और गुलाबी रंग के कुशन रखे हुए हैं। डाइनिंग टेबल पर हथियारों की फाइलों की जगह कांच के जार में गेंदे और गुलाब के ताजे फूल सजे थे। रुद्र की आंखें सिकुड़ गई। उसने सीढ़ियों से नीचे देखा। नंदिनी पीले रंग का एक सूट पहने हवेली के दो सबसे खूंखार अंगरक्षकों कबीर और शेरों के साथ फर्श पर बैठी थी। बीच में कैरम बोर्ड रखा था। अरे शेरा, तूने मेरी रानी कैसे काट दी? रुक, तुझे बताती हूँ, नंदिनी जोर से हंसते हुए कह रही थी। वो दोनों खूंखार आदमी जो दुश्मनों को पलक झपकते ही मार देते थे, आज एक लड़की से कैरम में हारने के डर से पसीना पसीना हो रहे थे। तभी उन दोनों की नज़र सीढ़ियों पर खड़े रुद्र पर पड़ी। शेरा और कबीर के हाथों से स्ट्राइकर छिटक गया। वे दोनों हड़बड़ाकर खड़े हो गए और उनकी नज़रें ज़मीन पर गड़ गई। मालिक, कबीर हकलाया। नंदिनी ने पलट कर ऊपर देखा। रुद्र अपनी उसी मर्द और खतरनाक खामोशी के साथ उसे घूर रहा था। तुम दोनों बाहर जाओ, रुद्र ने बिना आवाज़ ऊंची किए कहा, लेकिन उसमें जो खौफ था उसने दोनों अंगरक्षकों को एक ही सेकंड में वहां से गायब कर दिया। रुद्र धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। वह कैरम बोर्ड के पास खड़ा हुआ और फिर उसने अपनी नज़रें नंदिनी पर टिका दी। मैंने कहा था कि यह मेरी हवेली है। रुद्र की आवाज़ बहुत धीमी थी। तू मेरे आदमियों को इस तरह के फालतू खेलों में उलझाकर उनकी चौकसी कमज़ोर नहीं कर सकती। कैरम खेलना फालतू नहीं है। नंदिनी ने भी उठकर जवाब दिया। तुमने अपने घर को शमशान बना रखा है। तुम्हारे आदमी इंसान है, कोई मशीन नहीं। थोड़ा हंस लेंगे तो तुम्हारी कौन सी सल्तनत गिर जाएगी। रुद्र एक कदम और करीब आया। उसकी महंगी परफ्यूम की महक नंदिनी की सांसों में घुलने लगी। मेरी सल्तनत खौफ से चलती है नंदिनी, हंसी से नहीं। उसी शाम को नंदिनी ने रुद्र से बदला लेने की ठानी। रुद्र को रात को एकदम कड़क ब्लैक कॉफ़ी पीने की आदत थी, जिसमें शक्कर का एक दाना भी नहीं होता था। नंदिनी चुपके से रसोई में गई और उसने रुद्र की कॉफ़ी में 3 चम्मच चीनी मिला दी। जब नौकर वह कॉफ़ी लेकर रुद्र के स्टडी रूम में गया तो नंदिनी दरवाजे के पीछे छुप कर देखने लगी। उसे लगा कि रुद्र कॉफ़ी पीते ही चिल्लाएगा या कॉफ़ी फेंक देगा। रुद्र ने कॉफ़ी का कप उठाया और एक घूंट लिया। उसके चेहरे की एक लकीर तक नहीं बदली। उसने कॉफ़ी का कप नीचे रखा और अचानक उसकी नज़रें सीधे दरवाजे की उस झिर्री पर जा टिकी जहाँ से नंदिनी झांक रही थी। रुद्र की उन गहरी और भेदने वाली आंखों ने नंदिनी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। रुद्र ने अपनी नज़रें नंदिनी से हटाए बिना उस कॉफ़ी का कप वापस उठाया और उसे पूरा खाली कर दिया। नंदिनी का मुंह खुला का खुला रह गया। ये इंसान है या कोई रोबोट? इतनी मीठी कॉफ़ी बिना कुछ कहे पी गया। रुद्र ने कप रखा और अपनी भारी आवाज़ में, जो सीधे नंदिनी के कानों तक पहुंची, कहा, चीनी बहुत कम थी। नंदिनी झेप गई और वहां से भाग गई, लेकिन यह खामोश जंग यहीं नहीं रुकी। कुछ दिनों बाद नंदिनी ने रुद्र के कमरे के बाहर रखी एक पुरानी और बेहद महंगी इटालियन पिस्तौल को उठा लिया। उसे लगा कि वह कोई सजावट का सामान है। उसने उस पिस्तौल की नली में लाल गुलाब के फूल लटका दिए और उसे हॉल की टेबल पर सजा दिया। जब रुद्र ने अपनी उस पसंदीदा पिस्तौल का यह हाल देखा तो उसने कोई गुस्सा नहीं किया। उसने बहुत ही खामोशी से वह फूल निकाले, अपनी पिस्तौल को साफ किया और अपनी जेब में रख लिया। उस रात जब नंदिनी सोने गई तो उसे बहुत तेज ठंड लगने लगी। उसने देखा कि उसके कमरे का एसी सबसे ठंडे तापमान पर चल रहा है।
जब उसने रिमोट से उसे बंद करने की कोशिश की तो पता चला कि रिमोट काम नहीं कर रहा। सिस्टम को सेंट्रल कंट्रोल रूम से लॉक कर दिया गया था। पूरी रात नंदिनी 3 कमरों में सिकुड़ती रही। उसे पता था कि यह उस खामोश शैतान का बदला है। अगली सुबह वह गुस्से में लाल होकर बाहर निकली, लेकिन रुद्र वहाँ से जा चुका था। नंदिनी ने कसम खा ली थी कि वह अब रुद्र की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगी। यह उनकी खामोश नोक-झोंक थी। दोनों के बीच कोई सीधा इजहार नहीं था। लेकिन जब नंदिनी घर में नहीं होती थी तो रुद्र को वह सन्नाटा काटने को दौड़ता था। शादी को 3 महीने हो चुके थे। एक दिन नंदिनी उदास बैठी थी। उसने अपनी माँ से फ़ोन पर बात की थी और उसे अपने घर के पीछे वाले बगीचे के उस पुराने झूले की बहुत याद आ रही थी जिस पर वो बचपन में बैठती थी। उसने फ़ोन पर रोते हुए अपनी माँ से कहा था कि उसे इस पत्थर की हवेली में घबराहट होती है और उसे अपना पुराना लकड़ी का झूला चाहिए। रुद्र उस वक्त गलियारे से गुजर रहा था। उसके कदमों की आहट नहीं होती थी। उसने नंदिनी को रुला देने वाली आवाज़ सुन ली थी। रुद्र के चेहरे का वो कठोर भाव 1 सेकेंड के लिए नरम पड़ा और वह वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। अगली सुबह जब नंदिनी सो कर उठी और उसने अपनी खिड़की का पर्दा हटाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हवेली के पीछे वाले विशाल बगीचे में एक बहुत ही खूबसूरत नक्काशीदार लकड़ी का झूला लगा हुआ था। उसके चारों तरफ नंदिनी के पसंदीदा सफ़ेद मोगरे और चमेली के फूल रातों रात लगा दिए गए थे। नंदिनी दौड़कर नीचे बागीचे में गई। वह उस झूले को देखकर खुशी से उछल पड़ी। तभी वहाँ कबीर आया। यह किसने किया कबीर? नंदिनी ने खुशी से पूछा। कबीर ने अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा, मालिक ने कल रात ही कारीगरों को बुलाकर यह झूला बनवाया है मैडम। उन्होंने खुद खड़े होकर ये मोगरे के पौधे लगवाए हैं। नंदिनी के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। वो इंसान जो हमेशा मौत का फरमान सुनाता है, उसने रात भर जागकर उसके लिए यह झूला लगवाया। नंदिनी का दिल एक अजीब से जज्बात से भर गया। वह तुरंत रुद्र के स्टडी रूम की तरफ भागी। रुद्र अपनी मेज पर बैठा कुछ फाइलें देख रहा था। नंदिनी बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर गई। तुमने मेरे लिए वो झूला क्यों लगवाया? नंदिनी की आवाज़ में आज वो पहले वाला गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। रुद्र ने फाइल से नज़रें नहीं हटाई। उसने बहुत ही ठंडे और परवाह ना करने वाले अंदाज में कहा, वह झूला मैंने अपने बगीचे की सजावट के लिए लगवाया है। अगर तुम्हें पसंद आ गया है तो बैठ सकती हो। नंदिनी की आंखों में जो नमी थी वह 1 सेकेंड में गुस्से में बदल गई। इस इंसान का ईगो पहाड़ से भी बड़ा था। वह कभी अपनी परवाह और फिक्र को जाहिर नहीं करना चाहता था। तुम 1 नंबर के घमंडी और झूठे इंसान हो, नंदिनी ने पैर पटकते हुए कहा और वहाँ से चली गई। रुद्र ने फाइल बंद की। उसने खिड़की से बाहर उस झूले की तरफ देखा जहाँ कुछ देर पहले नंदिनी हंस रही थी। उसके होठों पर फिर से वही एक सूक्ष्म सी मुस्कान आ गई जो सिर्फ नंदिनी के लिए बनी थी। झूले वाली इस घटना को 2 दिन बीत चुके थे। नंदिनी का ईगो भले ही आहत था कि उस खड़ूस इंसान ने सीधे तौर पर अपनी फिक्र जाहिर नहीं की, लेकिन जब भी वह उस मोगरे की महक के बीच झूला झूलती, उसके होठों पर एक अनकही मुस्कान आ ही जाती थी। अब नंदिनी बवंडर थी तो किसी का एहसान चुपचाप कैसे रख सकती थी? उसे हिसाब बराबर करना था, बिल्कुल उसी के तरीके से। दोपहर का वक्त था। रुद्र किसी मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था। नंदिनी ने हवेली के गलियारे में कबीर और विक्रांत को घेर लिया। इधर आओ तुम दोनों, नंदिनी ने उंगली से इशारा करते हुए कहा। कबीर और विक्रांत एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उन्हें माली की गोलियों से उतना डर नहीं लगता था जितना इस मैडम के नए नए फरमानों से लगता था। जी मैडम, कबीर ने सिर झुकाकर कहा। तुम्हारा वो जो खड़ूस बॉस है वो खाता क्या है? जिंदा कैसे रहता है वो? मैंने उसे आज तक
डाइनिंग टेबल पर ढंग से खाना खाते नहीं देखा। सिर्फ वो कड़वी काली कॉफ़ी और कुछ फाइलें। नंदिनी ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए पूछा। कबीर ने घबराहट में इधर उधर देखा। मैडम, माली को खाने पीने का कोई खास शौक नहीं है। वो काम में इतने मशगूल रहते हैं कि अक्सर खाना भूल जाते हैं। खाते भी हैं तो सैलेड वगैरह और हल्का खाना खाते हैं। लेकिन क्या? नंदिनी ने आंखें बड़ी की। बहुत सालों पहले जब माली की माँ जिंदा थी तो उन्हें मटन रोगन जोश और तंदूरी रोटी बहुत पसंद थी और उन्हें अपने स्टडी रूम में उस पुराने ग्रामोफोन पर पुरानी गज़लें सुनना पसंद था। पर वो ग्रामोफोन सालों से ख़राब पड़ा है और इस हवेली में अब कोई वो डिश नहीं बनाता क्योंकि बॉस ने सबको मना किया हुआ है। नंदिनी के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसे अपना मास्टर प्लान मिल गया था। ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो, और अगर तुम्हारे बॉस को भनक भी लगी कि मैंने तुमसे कुछ पूछा था तो मैं तुम दोनों की बंदूकें में असली वाले गुलाब फंसा दूंगी। नंदिनी ने धमकी दी और रसोई की तरफ भाग गई। रात के 11 बज रहे थे। बाहर हल्की हल्की ठंड थी। रुद्र थका हुआ हवेली लौटा। उसने अपनी जैकेट उतारकर कबीर को दी और अपनी टाई को थोड़ा ढीला करते हुए सीधे अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ा। उसका दिन बहुत खराब गया था। सिंडिकेट में कुछ तनाव चल रहा था और उसके दिमाग की नसें दर्द कर रही थी। उसने जैसे ही स्टडी रूम का भारी दरवाज़ा खोला, उसके कदम वहीं ठिठक गए। कमरे का सन्नाटा गायब था। उसकी जगह उस सालों से बंद पड़े पुराने ग्रामोफोन से जगजीत सिंह की एक बेहद धीमी और सुकून भरी गज़ल की धुन गूंज रही थी। और उसे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी, कमरे में फैली हुई वो महक, ताज़े भुने हुए मसालों और मटन रोगन जोश की वो लाजवाब खुशबू जिसने रुद्र को सालों पुरानी यादों में धकेल दिया। रुद्र की गहरी आंखें कमरे में घुसी। उसकी उस विशाल महोगनी की डेस्क पर एक चांदी की थाल में खाना बहुत ही सलीके से सजा कर रखा हुआ था और उसी डेस्क के पीछे रुद्र की उस बॉस वाली भारी लेदर की कुर्सी पर नंदिनी बैठी थी। उसने एक साधारण सा पीला सूट पहना हुआ था। उसके बाल हमेशा की तरह थोड़े बिखरे हुए थे और वो रुद्र की एक सीक्रेट फाइल को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की एक्टिंग कर रही थी। रुद्र ने दरवाज़ा बंद किया। उसके चेहरे पर जो थकान थी वह इस नज़ारे को देखकर एक ही पल में गायब हो गई। उसने अपनी आस्तीनें कोहनिया तक मोड़ी और बहुत ही खामोश लेकिन मज़ेदार कदमों से अपनी डेस्क की तरफ बढ़ा। नंदिनी ने अपनी धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश की। वो अंदर से बहुत नर्वस थी, लेकिन उसने फाइल से नज़रें नहीं हटाई। मेरी कुर्सी, मेरी फाइल, मेरा ग्रामोफोन और मेरे कमरे में खाने की खुशबू। रुद्र ने डेस्क के बिल्कुल सामने आकर अपने दोनों हाथ मेज पर टिका दिए। उसकी आवाज़ में वो मशहूर भारीपन था, लेकिन आज उसमें एक अजीब सी कशिश थी। मुझे नहीं पता था कि तुम जासूसी के साथ साथ कब्जा करना भी जानती हो। नंदिनी ने फाइल बंद की और उसे मेज पर पटक दिया। उसने अपनी ठुड्डी हवा में उठाई, बिल्कुल रुद्र के उस झूले वाले अंदाज को कॉपी करते हुए। गलतफहमी मत पालो मिस्टर सिंह, नंदिनी ने बहुत ही कैजुअल अंदाज में कहा। वो दरअसल आज रसोई में बावर्ची ने गलती से बहुत सारा मटन बना दिया था और मुझे खाना फेंकना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यह जो पुराना डिब्बा ग्रामोफोन यहाँ जगह घेर रहा था, तो मैंने एक मैकेनिक को बुलाकर इसे ठीक करवा दिया ताकि यह कबाड़ ना लगे। अगर तुम्हें यह खाना है तो खा लो, वरना मैं इसे कुत्तों को डाल दूंगी। रुद्र के होठों पर वो कातिलाना तिरछी मुस्कान आ गई जो बहुत कम देखने को मिलती थी। वो मेज को चक्कर काट कर नंदिनी के बिल्कुल बगल में आ गया। नंदिनी ने कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन रुद्र ने कुर्सी के दोनों हथों पर अपने मजबूत हाथ रख दिए। नंदिनी को पूरी तरह से उस कुर्सी और अपने चौड़े सीने के बीच कैद कर लिया। नंदिनी की सांसें अटक गई। रुद्र का चेहरा उसके चेहरे से बमुश्किल कुछ इंच की दूरी पर था। ग्रामोफोन की वो धीमी आवाज़
और रुद्र के परफ्यूम की वो नशीली महक माहौल को बहुत ही इंटेंस और भारी बना रही थी। बावर्ची ने ज़्यादा बना लिया था। रुद्र ने अपनी वो गहरी सर्द आंखें नंदिनी की आंखों में डालते हुए बहुत ही धीमी आवाज़ में पूछा, हाँ हाँ और क्या? नंदिनी ने नज़रें चुराने की कोशिश की, लेकिन रुद्र की नज़रों से बचना नामुमकिन था। रुद्र ने अपना दायां हाथ कुर्सी के हत्थे से हटाया और बहुत ही कोमलता से अपनी लंबी उंगलियां से नंदिनी के गाल को छुआ। नंदिनी का पूरा शरीर उस गर्म और अचानक हुए स्पर्श से सिहर उठा। रुद्र के अंगूठे ने नंदिनी के गाल पर लगे एक सफ़ेद निशान को हल्का सा रगड़ा और फिर अपना अंगूठा नंदिनी के चेहरे के सामने कर दिया। हमारे बावर्ची बहुत सफाई से काम करते हैं नंदिनी, और वो कभी भी मेरे ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाते हैं। रुद्र की आवाज़ अब एक गहरी फुसफुसाहट में बदल चुकी थी, जो नंदिनी के कानों में सीधे उतर रही थी। साथ ही उनके गालों पर इस तरह गुथे हुए आटों का सूखा निशान नहीं लगा होता। नंदिनी का चेहरा शर्म और पकड़े जाने की झेप से एकदम लाल हो गया। हे भगवान! वो किचन में रोटियां बेलते वक्त अपने चेहरे पर लगा आटा साफ करना भूल गई थी। उसका पूरा मास्टर प्लान और वो झूठ एक ही सेकंड में फ्लॉप हो गया था। वो मैं नंदिनी हकलाने लगी। उसका वो बेबाक बवंडर वाला रवैया उस खामोश शैतान की इस नज़दीकी के आगे पिघल रहा था। रुद्र ने उसे और कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। वह थोड़ा और झुका। उसकी गर्म सांसें नंदिनी के होठों को लगभग छूने लगी। तुम झूठ बहुत बुरी तरह बोलती हो बवंडर, रुद्र ने कहा। उसकी आंखों में अब कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक ऐसी बेपनाह और खामोश तड़प थी जिसे उसने बहुत मुश्किल से दबा रखा था। रुद्र पीछे हटा। उसने प्लेट से मटन का एक छोटा सा निवाला अपनी उंगलियों से तोड़ा और उसे खाया। नंदिनी अपनी सांसें रोके हुए रुद्र का चेहरा देख रही थी। रुद्र ने चबाते हुए अपनी आंखें एक सेकंड के लिए बंद की। बरसों बाद उसे वही स्वाद मिला था जो उसकी माँ के हाथों में होता था। जब उसने आंखें खोली तो उन खतरनाक आंखों में एक ऐसा सुकून था जिसने नंदिनी के दिल को पूरी तरह से पिघला दिया। कैसा है? नंदिनी ने बहुत ही धीमी अपनी असली आवाज़ में पूछा। बेहतरीन, रुद्र ने बस एक शब्द कहा, लेकिन उस एक शब्द में दुनिया भर की तारीफ छुपी थी। रुद्र ने उसी प्लेट से एक और छोटा सा निवाला तोड़ा, लेकिन इस बार उसने उसे खुद नहीं खाया। उसने अपना हाथ नंदिनी के होठों के पास कर दिया। नंदिनी ने हैरानी से रुद्र को देखा। शहर का वो डॉन जिसके हाथ हमेशा खून या हथियारों से सने होते थे, वो आज अपने हाथों से उसे खाना खिला रहा था। नंदिनी ने बिना कुछ कहे रुद्र की आंखों में देखते हुए वो निवाला खा लिया। रुद्र की उंगलियां बहुत ही हल्के से नंदिनी के निचले होठ को छू कर गुजरी, जिससे नंदिनी की धड़कनें और भी बेकाबू हो गई। कमरे में सिर्फ गजल की धुन थी, खाने की महक थी, और उन दोनों के बीच एक ऐसा खामोश इकरार था जिसमें कोई भी थैंक यू या सॉरी की ज़रूरत नहीं थी। रुद्र ने हिसाब बराबर कर दिया था। उसने झूले के बदले में नंदिनी को अपने उस खौफनाक और सन्नाटे वाले कमरे में अपनी सबसे कीमती कुर्सी पर और अपने दिल के सबसे करीब जगह दे दी थी। खाने के बाद नंदिनी लाल होते हुए भाग गई। कुछ दिनों बाद रुद्र की हवेली में आज अंडरवर्ल्ड्स के कुछ रसूखदार लोगों की एक बहुत बड़ी पार्टी थी। यह कोई पारिवारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि सिंडिकेट की एक मीटिंग थी। नंदिनी ने गहरे नीले रंग की बेहद खूबसूरत साड़ी पहनी थी। वह सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसकी खूबसूरती देखकर हवेली में मौजूद हर इंसान की नज़र उस पर टिक गई। रुद्र हॉल के बीचों बीच खड़ा था। उसने एक शानदार ब्लैक सूट पहना था और वह हमेशा की तरह बहुत ही खतरनाक और आकर्षक लग रहा था। लेकिन नंदिनी की नज़र रुद्र पर नहीं, बल्कि उस औरत पर जाकर अटक गई जो रुद्र के बिल्कुल करीब खड़ी थी। माया शहर के एक दूसरे बड़े गैंग की लीडर थी। उसने एक लाल रंग का बहुत ही बोल्ड गाउन पहना था और वह रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर बहुत ही नज़दीक से उससे बात कर रही थी और हंस रही थी। नंदिनी के सीने में अचानक से एक ऐसी आग भड़की जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था।
उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। रुद्र ने सीढ़ियों पर खड़ी नंदिनी को देख लिया था। उसकी तेज आंखों ने नंदिनी के चेहरे पर आई उस जलन और बेचैनी को पलक झपकते ही पढ़ लिया। रुद्र के अंदर एक अजीब सा सुकून और शैतानी मजा दौड़ने लगा। उसने जानबूझकर माया को दूर नहीं किया। नंदिनी सीढ़ियाँ उतरकर तेज कदमों से उनके पास पहुंची। गुड इवनिंग मिस्टर सिंह, नंदिनी ने बहुत ही कड़क आवाज में कहा और माया को वैसे घूरा जैसे उसे जिंदा जला देगी। माया ने नंदिनी को ऊपर से नीचे तक देखा। ओह, तो यह है तुम्हारी वो नई नवेली पत्नी रुद्र। सुना है तुमने किसी छोटे मोटे घर से एक बहुत ही भोली भाली लड़की उठा ली है। नंदिनी का खून खौल गया। उसने रुद्र की तरफ देखा, यह उम्मीद करते हुए कि रुद्र जवाब देगा, लेकिन रुद्र खामोश खड़ा रहा। नंदिनी ने अपनी साड़ी का पल्लू अपनी उंगली में लपेटा और माया के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। मैं भोली भाली हूँ या नहीं, यह तो रुद्र बहुत अच्छे से जानता है। नंदिनी की आवाज़ में एक ऐसा जहरीला व्यंग था जिसने माया की हंसी रोक दी। लेकिन तुम शायद भूल गई हो कि यह हवेली मेरी है और मेरे घर में मेरे पति के कंधे पर हाथ रखने का हक सिर्फ मुझे है। अगर अगली बार तुम्हारा यह हाथ इस कंधे पर दिखा तो मैं यह हाथ उखाड़कर तुम्हारे उसी छोटे मोटे गैंग के पार्सल में भिजवा दूंगी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वहाँ खड़े खूंखार गुंडे भी इस लड़की की बेबाकी देखकर हैरान थे। माया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने रुद्र की तरफ देखा। रुद्र, तुम्हारी पत्नी की जुबान बहुत तेज है, तुम इसे तमीज़ क्यों नहीं सिखाते? रुद्र ने अपने हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले। उसने अपनी वो ठंडी और खौफनाक नज़रें माया पर टिकाई। मैं अपनी पत्नी को तमीज़ नहीं सिखाता माया। रुद्र की आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें जो धमकी थी उसने माया को 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और वो सही कह रही है, मेरी चीज़ों पर और मुझ पर सिर्फ उसका हक है। तुम्हें अपने हाथ थोड़े दूर रखने चाहिए। माया अपना अपमान सहते हुए वहाँ से पैर पटकते हुए चली गई। नंदिनी अभी भी गुस्से से हाँफ रही थी। उसने मुड़कर रुद्र को देखा। तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था ना उस चुड़ैल के साथ हंसने में? नंदिनी ने अपनी आवाज़ धीमी रखी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। रुद्र ने नंदिनी की तरफ एक कदम बढ़ाया। मुझे मज़ा उसे देखने में नहीं। रुद्र ने थोड़ा सा झुककर नंदिनी के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर फुसफुसाया, बल्कि तुम्हारे इस जलन को देखने में आ रहा था। मैं जल नहीं रही थी। नंदिनी ने हड़बड़ाकर पीछे हटने की कोशिश की। तुम जल रही हो नंदिनी। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की गर्माहट नंदिनी के खून में दौड़ने लगी। और तुम्हारी यह जलन मुझे यह बता रही है कि यह खामोश शादी अब सिर्फ एक सौदा नहीं रही। रात के 1 बज चुके थे। पार्टी खत्म हो चुकी थी। नंदिनी अपने कमरे में नहीं गई। वह गुस्से में रुद्र के मास्टर बेडरूम में घुस गई। रुद्र अपनी जैकेट उतार रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मुझे ऐसे चिढ़ाने की? नंदिनी ने दरवाज़ा जोर से बंद करते हुए कहा। रुद्र मुड़ा। उसने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए थे। वह धीरे धीरे चलकर नंदिनी के पास आया। कमरे में सिर्फ एक मध्यम रोशनी जल रही थी। नंदिनी पीछे हटने लगी, लेकिन दरवाज़ा बंद था। रुद्र ने अपने दोनों हाथ नंदिनी के दोनों तरफ दरवाजे पर टिका दिए। उसे पूरी तरह से अपनी बाहों के घेर में कैद कर लिया। तुम मेरे कमरे में आई हो नंदिनी। रुद्र की आवाज़ में एक ऐसा नशा और भारीपन था कि नंदिनी की सांसें अटक गई। अब अगर मैंने कुछ किया तो तुम मुझे इल्ज़ाम नहीं दे सकती। नंदिनी का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे लगा रुद्र को भी सुनाई दे रहा होगा। तुम क्या करोगे? नंदिनी ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी तड़प थी। रुद्र ने अपना चेहरा नंदिनी के चेहरे के इतना करीब कर लिया कि उसकी गर्म सांसें नंदिनी के होठों को छूने लगी। उसने अपना एक हाथ उठाया और नंदिनी के माथे पर आई बालों की एक लट को बहुत ही कोमलता से पीछे किया। वह सब कुछ, रुद्र ने फुसफुसाते हुए कहा, जो मैं पिछले 6 महीनों से करना चाहता था।
रुद्र के होठ नंदिनी के होठों को छूने ही वाले थे। नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को उस खामोश शैतान के हवाले कर दिया। लेकिन ठीक उसी पल हवेली के पिछले हिस्से में एक भयंकर धमाका हुआ। पूरी हवेली की बत्तियां गुल हो गई, कांच टूटने की भयानक आवाजें आई और फिर वो साइलेंसर लगी बंदूकों की आवाज गूंजी। दुश्मनों ने हमला कर दिया था। रुद्र का वो रोमांटिक और नरम चेहरा एक ही सेकंड में किसी खुंखार जानवर में बदल गया। उसने पलक झपकते ही अपनी गन निकाली और नंदिनी को अपने पीछे कर लिया। वह खामोश रात जो उनके इश्क की शुरुआत होने वाली थी, अब एक भयानक साजिश और शक के उस बवंडर में बदलने वाली थी, जहां उन्हें एक ही कमरे में पूरी रात एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के खिलाफ लड़ना था। मास्टर बेडरूम में सिर्फ एक इमरजेंसी लाल बत्ती जल रही थी, जो पूरे कमरे को एक खौफनाक और इंटेंस लाल रंग में डुबो रही थी। रुद्र ने नंदिनी को छोड़ा और तुरंत अपनी गन लोड करते हुए कमरे के मुख्य दरवाजे के पास खड़ा हो गया। नंदिनी की सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसका वो बेबाक स्वभाव शांत होने वाला नहीं था। उसने अपने बिखरे बालों को चेहरे से पीछे किया। ये क्या बदतमीजी है? नंदिनी ने अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा करते हुए कहा, तुम्हें मुझे ऐसे जानवरों की तरह खींचने का कोई हक नहीं है। और ये तुम्हारे गुंडे आधी रात को हवेली के अंदर दिवाली क्यों मना रहे हैं? रुद्र ने पलक भी नहीं झपकाई। उसका चेहरा बिल्कुल पत्थर जैसा था। उसने बिना नंदिनी की तरफ देखे अपनी उस गहरी और डराने वाली आवाज़ में कहा, वो मेरे आदमी नहीं है, और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उस सोफे के पीछे छुप कर बैठ जाओ। मैं कहीं नहीं छुपने वाली। नंदिनी ने अपनी ठुड्डी हवा में उठाते हुए कहा, मैं तुम्हारे इस माफिया वाले ड्रामे से तंग आ चुकी हूँ। शादी तुमने मुझसे की है, लेकिन दुश्मनी पूरे शहर से मोल ले रखी है। रुद्र ने बहुत ही धीमी गर्दन घुमाकर नंदिनी को देखा। उसकी वो खामोश और भेदने वाली नज़रें नंदिनी के पूरे वजूद को स्कैन कर रही थी। तुम्हारे कमरे में इस वक्त कम से कम 6 गोलियां चल चुकी है। रुद्र ने बहुत ही इत्मीनान से कहा, अगर तुम्हें शौक है छलनी होने का तो दरवाज़ा खुला है, जा सकती हो। नंदिनी का मुंह एक सेकेंड के लिए बंद हो गया। इस आदमी की खामोशी और इसका यह बेपरवाह अंदाज उसे हमेशा इरिटेट करता था। वो पैर पटकते हुए सोफे के पास गई, लेकिन छुपी नहीं, बल्कि सोफे के हत्थे पर बैठ गई। रुद्र ने उसकी इस हरकत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो खिड़की के पास गया और बाहर का मुआयना करने लगा। कमरे में अब एक अजीब सी भारी असहजता और तनाव फैल गया था। दोनों पहली बार एक कमरे में पूरी रात के लिए अकेले थे। हवेली के नीचे वाले हिस्से से अभी भी रुक रुक कर गोलियों की आवाज़ें आ रही थी। नंदिनी की नज़रें रुद्र के कमरे में घूमने लगी। यह कमरा बिल्कुल रुद्र की तरह था। गहरे रंग, बहुत कम सामान और एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा। तभी नंदिनी की नज़र रुद्र की उस विशाल महोगनी की डेस्क पर पड़ी। डेस्क पर एक बहुत ही अजीब सी चीज़ रखी थी। चांदी का एक बेहद भारी और प्राचीन दिखने वाला सिक्का, जिसके बीचों बीच एक खून के रंग जैसा लाल पत्थर जड़ा हुआ था। नंदिनी की सांसें अचानक हलक में अटक गई। जब वो अपने चाचा के घर से भागी थी तो उसने सुना कि उसके चाचा ने लाल पत्थर वाले गैंग काली पहाड़ी सिंडिकेट से कर्जा लिया था। उस गैंग का हर आदमी यही सिक्का अपने जैकेट पर पहनता था, लेकिन यह सिक्का रुद्र की डेस्क पर क्या कर रहा है? नंदिनी का तेज दिमाग दौड़ने लगा। क्या यह हमला रुद्र ने खुद करवाया है? क्या वो नंदिनी को डराने की साजिश रच रहा है, या वो खुद उस गैंग से मिला हुआ है? नंदिनी धीरे धीरे डेस्क के तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही उस सिक्के को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक बहुत ही मजबूत और गर्म हाथ ने उसकी कलाई को हवा में ही जकड़ लिया। रुद्र, वो इतनी खामोशी से और इतनी तेजी से पीछे आया था कि नंदिनी को भनक तक नहीं लगी। रुद्र की उंगलियां नंदिनी की कलाई पर कसी हुई थी। उसकी सांसें नंदिनी के माथे को छू रही थी। दूसरों की चीज़ों को बिना इजाज़त छूना अच्छी आदत नहीं है। रुद्र ने अपनी गर्दन थोड़ी सी झुकाकर नंदिनी के बिल्कुल कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। नंदिनी घबराई नहीं। उसने पलटकर सीधे रुद्र की उन खतरनाक आंखों में देखा और अपनी ही हवेली पर झूठा हमला करवाना
कौन सी अच्छी आदत है? मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह, नंदिनी ने पूरी बेबाकी से जवाब दिया। रुद्र का जबड़ा कस गया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने उस सिक्के को उठाया और अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। रुद्र ने नंदिनी को और भी गहराई से देखा। वह समझ गया था कि नंदिनी ने इस सिक्के को पहचान लिया है, लेकिन रुद्र के दिमाग में एक अलग ही कहानी चल रही थी। यह सिक्का उसे आज सुबह अपनी हवेली के उसी पिछले दरवाजे के पास मिला था, जहाँ से हमेशा नंदिनी अपने मायके वालों के लिए कुछ पार्सल भिजवाती थी। रुद्र को शक था कि नंदिनी अभी भी अपने उन लालची चाचा के संपर्क में है और उसने ही दुश्मनों को हवेली के अंदर आने का रास्ता बताया है। तुम इस सिक्के को कैसे पहचानती हो? रुद्र ने नंदिनी की कलाई को थोड़ा सा और अपनी तरफ खींचते हुए पूछा। दोनों के बीच अब नाम मात्र की दूरी बची थी। मैं इसे पहचानती हूँ क्योंकि यह मेरे चाचा के दुश्मनों का निशान है। नंदिनी ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। और तुम, यह सिक्का तुम्हारी मेज पर क्या कर रहा है? क्या तुम उन लोगों के साथ मिले हुए हो? रुद्र ने बहुत ही सर्द हंसी हंसी। मैं या तुम? नंदिनी, यह सिक्का आज सुबह तुम्हारे पार्सल वाले बॉस के पास पड़ा मिला था। क्या यह हमला तुमने अपने चाचा के पुराने दोस्तों के साथ मिलकर करवाया है, ताकि तुम इस शादी से आज़ाद हो सको और मेरी तिजोरी खाली कर सको? नंदिनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम पागल हो गए हो? मैं अपने ही घर पर हमला क्यों करवाऊंगी? बाहर का शोर अब कुछ कम हो रहा था, लेकिन उस कमरे के अंदर एक अलग ही युद्ध शुरू हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे पर शक कर लिया था। रुद्र ने डेस्क का दराज खोला और उस सिक्के को अंदर डालकर चाबी अपनी पैंट की जेब में रख ली। जब तक बाहर सब साफ नहीं हो जाता, तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। रुद्र ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। और मैं अपनी नज़रों के सामने गद्दारी बर्दाश्त नहीं करता। गद्दार तुम हो। नंदिनी ने भी पलटवार किया। अगले कुछ घंटे उस बंद कमरे में एक अजीब से तनाव और असहजता में बीते। दोनों एक दूसरे को कनखियों से देख रहे थे। नंदिनी बार बार उस दराज की तरफ देख रही थी, यह सोचकर कि उस दराज में शायद रुद्र की पूरी साजिश के कागजात होंगे। वहीं रुद्र नंदिनी की हर एक हरकत को अपनी गहरी आंखों से स्कैन कर रहा था। रात के 4 बज चुके थे। कमरे की ठंड बढ़ गई थी। नंदिनी को प्यास लगी। वो उठी और पानी के जग की तरफ बढ़ी, जो डेस्क के पास ही था। उसने जानबूझकर पानी का गिलास भरते हुए अपना दूसरा हाथ उस दराज के हैंडल पर रखा और उसे धीरे से खींचने की कोशिश की। शायद चाबी ठीक से नहीं लगी हो। अचानक रुद्र का बड़ा और गर्म हाथ नंदिनी के हाथ से ठीक ऊपर आकर टिक गया। नंदिनी ने झटके से ऊपर देखा। रुद्र उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती नंदिनी की पीठ को लगभग छू रही थी। उसकी महंगी परफ्यूम और बारूद की हल्की सी महक नंदिनी की सांसों में घुलने लगी। मैंने कहा था ना, दूसरों की चीज़ों को छूना मुझे पसंद नहीं। रुद्र की आवाज़ बहुत धीमी लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। नंदिनी ने पानी का गिलास रखा और पलटकर रुद्र के बिल्कुल आमने सामने खड़ी हो गई। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? नंदिनी ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा। डरना चाहिए, रुद्र ने बहुत ही शांत लहजे में कहा। उसकी नज़रें नंदिनी के होठों से होती हुई उसकी आंखों तक आई। इस नज़दीकी ने दोनों के बीच के उस गुस्से को एक अजीब सी कशिश में बदलना शुरू कर दिया था। अगर तुम सच में मुझे मारना चाहते तो तुम मुझे उस कमरे से बचाकर यहाँ नहीं लाते। नंदिनी ने बहुत ही तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहा। और अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो मैं उस चाय में बहुत पहले जहर मिला चुकी होती, जो मैं रोज़ तुम्हें बना कर देती हूँ। रुद्र के होठों पर एक बहुत ही सूक्ष्म, लगभग ना दिखने वाली मुस्कान आ गई। उसे इस लड़की का यह निडर और तेज दिमागीपन अंदर ही अंदर बहुत आकर्षित करता था। तो फिर यह सिक्का क्या है? रुद्र ने अपनी आवाज़ में वो शक्ति बरकरार रखते हुए पूछा, लेकिन अब उसमें एक सवाल था, कोई इल्ज़ाम नहीं। इससे पहले कि नंदिनी को जवाब देती, मास्टर बेडरूम का भारी दरवाज़ा जोर से खटखटाया गया। मालिक, दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ विक्रांत। विक्रांत? रुद्र का चचेरा भाई और उसका सबसे भरोसेमंद दाया हाथ, जो हवेली की सुरक्षा का इंचार्ज था। रुद्र ने नंदिनी को पीछे हटने का इशारा किया। उसने अपनी गन निकाली और दरवाजे का लॉक खोल दिया।
विक्रांत अंदर आया। उसके कपड़ों पर धूल और खून के कुछ छींटे थे। मालिक, हमने हमलावरों को मार गिराया है, लेकिन वो लोग हमारे घर का चप्पा चप्पा जानते थे। कोई अंदर का ही आदमी है जो उन्हें सारी जानकारी दे रहा था। विक्रांत ने हाँफते हुए और नंदिनी की तरफ शक की नज़रों से देखते हुए कहा। रुद्र की खामोश आंखें विक्रांत के चेहरे पर टिकी थी। तुम ठीक कह रहे हो विक्रांत। रुद्र ने अपनी गन नीचे नहीं की। कोई अंदर का ही आदमी है। तभी नंदिनी की नज़र विक्रांत के हाथों पर पड़ी। विक्रांत ने अपने दाएं हाथ से जो बंदूक पकड़ी हुई थी, उसकी कलाई पर एक बड़ा ब्रेसलेट था। उस कड़े पर ठीक वैसा ही लाल पत्थर जड़ा था जैसा उस चांदी के सिक्के पर था। नंदिनी का दिमाग सून हो गया। उसने तुरंत रुद्र की तरफ देखा। रुद्र भी वही कड़ा देख रहा था। विक्रांत। रुद्र की आवाज़ अब पहले से भी ज़्यादा ठंडी और गहरी हो चुकी थी। तुम्हारी कलाई पर जो कड़ा है, उसका लाल पत्थर आज कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है। विक्रांत का चेहरा एक ही सेकेंड में सफ़ेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसका खेल खत्म हो गया है। उसने हड़बड़ाहट में अपनी गन रुद्र की तरफ तानने की कोशिश की, लेकिन रुद्र उससे 10 कदम आगे था। रुद्र ने बिजली की तेजी से विक्रांत के घुटने पर गोली चला दी। धाएं! विक्रांत दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। नंदिनी हैरान थी। सब कुछ एक ही पल में साफ हो गया था। यह हमला रुद्र ने नहीं करवाया था और ना ही नंदिनी ने। यह साजिश विक्रांत की थी, जो सालों से रुद्र की जगह लेना चाहता था। उसने वो सिक्का पार्सल के पास जानबूझकर गिराया था ताकि रुद्र का शक नंदिनी पर जाए और वह गुस्से में अपनी ही पत्नी को मार डाले, जिससे रुद्र का आधा दिमाग काम करना बंद कर दे। तुमने मेरे ही घर में मेरे दुश्मनों को पनाह दी। रुद्र ने विक्रांत के माथे पर अपनी बंदूकें रखते हुए कहा। उसके चेहरे पर अब कोई रहम नहीं था, सिर्फ मौत का सन्नाटा था। विक्रांत दर्द से कराह रहा था। उसने अपने कोट के अंदर से एक छोटा सा लेकिन जहरीला चाकू निकाला और आखिरी कोशिश करते हुए रुद्र के पैर पर वार करने के लिए हाथ बढ़ाया। रुद्र! नंदिनी चीखी। नंदिनी ने बिना अपनी जान की परवाह किए पास रखी एक भारी पित्तल की लैंप की मूर्ति उठाई और पूरी ताकत से विक्रांत के सिर पर दे मारी। विक्रांत वहीं बेहोश होकर खून में लथपथ गिर पड़ा। कमरे में फिर से एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। रुद्र ने अपनी बंदूक नीचे की। उसने अपनी वो शांत लेकिन हैरान नजरें नंदिनी पर टिकाई। नंदिनी के हाथ कांप रहे थे और उसकी सांसें धौंकनी की तरह चल रही थी। वो लड़की जो हथियारों से नफरत करती थी, उसने आज बिना डरे रुद्र की जान बचाई थी। कुछ घंटों बाद बाहर बारिश पूरी तरह से रुक चुकी थी। पुलिस और रुद्र के बाकी वफादार आदमियों ने हवेली से सब कुछ साफ कर दिया था। विक्रांत को सिंडिकेट के खास तहखाने में भेज दिया गया था, जहां से वो कभी वापस नहीं आने वाला था। मास्टर बेडरूम में अब सिर्फ रुद्र और नंदिनी थे। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी और कमरे के लाल रंग को एक खूबसूरत सुनहरी चमक में बदल रही थी। नंदिनी सोफे पर बैठी थी। वो अभी भी रात के उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। रुद्र ने 2 कप ब्लैक कॉफ़ी बनाई और एक कप नंदिनी के सामने मेज पर रख दिया। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी बाजुओं में इतनी ताकत है कि तुम इतनी भारी मूर्ति उठा सको। रुद्र ने अपनी कॉफ़ी का घूंट लेते हुए बहुत ही रिलैक्स लेकिन गहरी आवाज़ में कहा। नंदिनी ने अपनी वो पुरानी चुलबुली लेकिन बेबाक मुस्कान वापस लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें शादी के दिन ही कहा था ना, मैं तुम्हारे इन माफिया वाले ड्रामे से डरने वाली नहीं हूँ। अगर तुम मुझ पर झूठा शक नहीं करते तो मैं तुम्हें उस मूर्ति से मारने का प्लान बना रही थी। रुद्र हल्का सा हंस पड़ा। यह बहुत दुर्लभ था। उसकी हंसी में एक अजीब सा सुकून और आज़ादी थी जो इस हवेली ने कभी नहीं देखी थी। रुद्र अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलकर नंदिनी के बिल्कुल सामने आकर बैठ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नंदिनी के बिखरे बालों की एक लट को बहुत ही कोमलता से उसके कान के पीछे कर दिया। नंदिनी की सांसें इस अचानक हुए स्पर्श से अटक गई। मुझसे गलती हुई, रुद्र ने सीधे नंदिनी की आंखों में देखते हुए कहा। यह उस आदमी के लिए बहुत बड़ी बात थी जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता था।
मैंने तुम्हारी बेबाकी को तुम्हारी साजिश समझ लिया, लेकिन आज रात तुमने साबित कर दिया कि इस खौफनाक दुनिया में अगर कोई मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। नंदिनी का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने रुद्र की आंखों में देखा। उन आंखों में अब कोई सन्नाटा, कोई खौफ या कोई शक नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरा, खामोश और जुनूनी प्यार था। वो प्यार जो पिछले 6 महीनों से उन दोनों के बीच खामोशी से पनप रहा था। तो क्या अब तुम मुझे मेरे उस बोरिंग कमरे में वापस जाने दोगे? नंदिनी ने अपनी घबराहट छुपाने के लिए एक हल्की सी चुटकी ली, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। रुद्र ने अपने दोनों हाथ नंदिनी के गालों पर रखे और अपना चेहरा उसके बहुत करीब ले गया। उसकी गर्म सांसें नंदिनी के होठों को छूने लगी। अब वो कमरा तुम्हारा नहीं है। रुद्र की आवाज़ में एक ऐसा अधिकार और नशा था कि नंदिनी की सारी जिद, सारा गुरूर मोम की तरह पिघल गया। तुम यहीं रहोगी, मेरे पास, मेरी नज़रों के सामने, ताउम्र। नंदिनी ने इस बार कोई बहस नहीं की। उसने बहुत ही सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र ने बिना एक पल गंवाए अपने होठ नंदिनी के होठों पर रख दिए। यह चुंबन कोई जल्दबाजी नहीं था, बल्कि इसमें 6 महीने का इंतजार, बीती रात का डर और एक दूसरे को पूरी तरह से अपना बना लेने का जुनून था। रुद्र के स्पर्श में एक ऐसी आक्रामकता थी जो नंदिनी के पूरे वजूद को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। नंदिनी ने अपने दोनों हाथ रुद्र के बालों में उलझा दिए और उतनी ही शिद्दत से उस प्यार का जवाब देने लगी। रुद्र के होठों की उस आक्रामकता और गहराई ने नंदिनी के सोचने समझने की सारी ताकत छीन ली थी। नंदिनी की सांसें उखड़ने लगी थी। उसने अपने दोनों हाथ रुद्र के घने काले बालों में फंसा लिए और उसे अपनी तरफ और कस लिया। रुद्र का एक हाथ नंदिनी की कमर को इस तरह जकड़े हुए था जैसे वह उसे अपने अंदर ही समा लेना चाहता हो। उसका दूसरा हाथ नंदिनी की गर्दन के पीछे था, उसे सपोर्ट देते हुए। जब दोनों सांस लेने के लिए अलग हुए तो कमरे में सिर्फ उनकी तेज और भारी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। नंदिनी का सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी आंखें आधी खुली थी और होठ हल्के से सूज गए थे। रुद्र की गहरी काली आंखों में इस वक्त वो खौफनाक माफिया नहीं, बल्कि एक ऐसा आदमी खड़ा था जो अपनी पत्नी के लिए पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। तुम? नंदिनी ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ कांप गई। नर्वसनेस की वजह से उसका वो वंडर वाला कॉन्फिडेंस कहीं गायब हो गया था। रुद्र ने उसे और कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसने एक झटके में नंदिनी को अपनी बाजुओं में उठा लिया। नंदिनी के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई और उसने डर के मारे अपने हाथ रुद्र के गले में डाल दिए। रुद्र, क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगी, नंदिनी ने हड़बड़ाते हुए कहा। रुद्र के चेहरे पर एक बहुत ही हल्की सी कातिलाना स्माइल आ गई। पिछले 6 महीनों में मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है नंदिनी, लेकिन तुम्हें गिरने देना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। वह लंबे और सदे हुए कदमों से चलते हुए कमरे के बीचों बीच रखे उस विशाल किंग साइज बेड तक आया। उसने बहुत ही कोमलता से लेकिन एक अधिकार के साथ नंदिनी को उन डार्क ग्रे रंग की सिल्की चादरों पर लिटा दिया। नंदिनी ने अपनी सांसें रोक ली। सुबह की हल्की सुनहरी धूप अब खिड़की से छनकर रुद्र के चौड़े कंधों पर पड़ रही थी। रुद्र बेड के किनारे खड़ा था। उसने सबसे पहले अपनी शर्ट के ऊपर पहना हुआ वो लेदर का शोल्डर होल्स्टर जिसमें वो अपनी गन रखता था उसे निकाला और उसे बिना देखे फर्श पर फेंक दिया। फिर उसने अपनी कलाई से वो भारी सी घड़ी उतारी और उसे भी साइड टेबल पर रख दिया। नंदिनी बेड पर लेटी हुई पलक झपकाए बिना उसे देख रही थी। एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी डरावनी नहीं थी। इसमें एक ऐसा करंट था जो नंदिनी के पूरे शरीर में दौड़ रहा था। जब रुद्र ने अपनी काली शर्ट के बटन खोलने शुरू किए तो नंदिनी ने घबराहट में अपनी नज़रें चुरा ली और सीलिंग की तरफ देखने लगी। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे लगा रुद्र को भी आवाज़ आ रही होगी। अब छत को घूरने का कोई फ़ायदा नहीं है। रुद्र की भारी और नशीली आवाज़ बिल्कुल उसके कान के पास गूंजी।
नंदिनी ने झटके से देखा, रुद्र उसके ऊपर झुक चुका था। उसने अपने दोनों हाथ नंदिनी के दोनों तरफ गद्दे पर टिका रखे थे। उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे, जिससे उसकी कसरती सख्त सीना साफ दिख रहा था। उस सीने पर कुछ पुराने कट और गोलियों के हल्के निशान थे, जो उसकी खौफनाक दुनिया की गवाही दे रहे थे। मैं छत नहीं घूर रही थी। नंदिनी ने अपनी नर्वसनेस छुपाने के लिए तुरंत अपनी वो पुरानी बहस वाली टोन पकड़ी। मैं तो बस सोच रही थी कि इस कमरे का पेंट कितना बोरिंग है, सब कुछ ग्रे और ब्लैक। रुद्र ने अपनी आंखें हल्की सी सिकुड़ी। इस मोमेंट में भी इस लड़की का दिमाग और इसकी जुबान रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तुम्हें खामोश करने का मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है, रुद्र ने फुसफुसाते हुए कहा, और अगली ही सेकंड उसने अपने होठ नंदिनी के गालों से होते हुए अपनी गर्दन पर रख दिए। नंदिनी के मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई और उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। रुद्र को ठंडे लेकिन सख्त होठों का स्पर्श नंदिनी की नाजुक त्वचा पर आग लगा रहा था। रुद्र ने बहुत ही आराम से, कोई जल्दबाजी किए बिना नंदिनी की गर्दन को उस हिस्से को चूमा जहां उसकी नब्ज तेजी से धड़क रही थी। उसकी हल्की हल्की दाढ़ी जब नंदिनी की त्वचा से रगड़ खा रही थी तो एक अजीब सी सिहरा नंदिनी की रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गई। रुद्र! नंदिनी ने अपने दोनों हाथ रुद्र के कंधों पर रख दिए। उसके हाथों में रुद्र की वो खुली हुई शर्ट आ गई। रुद्र ने उसकी कॉलर बोन को चूमते हुए उसे चुप कराया। नंदिनी के दोनों हाथों ने रुद्र की शर्ट को उसके कंधों से नीचे खिसका दिया। जैसे ही नंदिनी के हाथों का सीधा स्पर्श रुद्र की नंगी पीठ पर हुआ, रुद्र की मांसपेशियां एकदम से तन गई। रुद्र ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में अब एक ऐसी प्यास थी जो 6 महीने से दबी हुई थी। उसने बहुत ही नरमी से नंदिनी के कुर्ते की डोरियों को खोला। नंदिनी की सांसें भारी होने लगी थी। यह सब बहुत असली था। दो ऐसे लोग जो एक दूसरे को पूरी तरह महसूस कर रहे थे। रुद्र की उंगलियां बहुत ठंडी थी। जब उसकी उंगलियों ने नंदिनी की कमर की नंगी त्वचा को छुआ तो नंदिनी का शरीर हल्का सा उछल गया। रिलैक्स, रुद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसका यह एक शब्द किसी जादू की तरह काम कर गया। नंदिनी ने अपने आप को पूरी तरह से उस एहसास में छोड़ दिया। रुद्र ने नंदिनी को अपनी बाहों में कस लिया। दोनों के बीच अब कपड़ों की कोई दीवार नहीं बची थी। रुद्र का सख्त, चौड़ा और गर्म शरीर जब नंदिनी के नाजुक शरीर से टकराया तो दोनों के मुंह से एक खामोश सिसकी निकल गई। नंदिनी ने अपनी आंखें खोली और रुद्र के सीने पर बने एक पुराने गहरे निशान पर अपनी उंगली फेरी। दर्द होता है? नंदिनी ने बहुत ही धीमी आवाज में पूछा। रुद्र ने नंदिनी के हाथ को पकड़ा और उस हथेली को चूम लिया। अब नहीं होता। अब मेरे पास एक ऐसा बवंडर है जो मेरी हर तकलीफ को अपने शोर में उड़ा देता है। नंदिनी के होठों पर एक बहुत ही प्यारी और असली मुस्कान आ गई। उसने खुद थोड़ा ऊपर उठकर रुद्र के होठों को चूम लिया। इस बार रुद्र का कंट्रोल पूरी तरह से टूट गया। उसने नंदिनी को पलटा और उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। चादरें बुरी तरह से उलझने लगी। कमरे में सिर्फ उनकी तेज सांसों, स्किन के रगड़ खाने की आवाज़ें और खामोश सिसकियों का शोर था। रुद्र का रोमांस भी उसकी पर्सनैलिटी की तरह था, गहरा, पजेसिव और हावी होने वाला। लेकिन उसने हर एक पल में इस बात का ध्यान रखा कि नंदिनी को कोई तकलीफ ना हो। हर बार जब नंदिनी की सांसें उखड़ती, रुद्र रुक कर उसकी आंखों में देखता, जैसे कोई मूक परमिशन मांग रहा हो, और नंदिनी अपनी आंखों से उसे और करीब आने का हक दे देती। उस कमरे की दीवारों ने आज तक सिर्फ खौफ और मौत की साजिशें देखी थी, लेकिन आज वो दीवारें दो लोगों के बेपनाह और बेकाबू इश्क की गवाह बन रही थी। सारी रात का वो डर, शक और थकान एक बेहद खूबसूरत और थका देने वाले सुकून में बदल चुकी थी। जब वे दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खो चुके थे तो नंदिनी ने अपने नाखूनों को रुद्र के पीठ पर कस लिया और रुद्र ने नंदिनी की गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर एक गहरी सांस ली। दोनों की रूहें उस सुबह की रोशनी में पूरी तरह से एक हो चुकी थी। कुछ घंटों बाद सुबह के 10 बज रहे थे। नंदिनी की आंखें खुली। उसके शरीर में एक अजीब सा मीठा दर्द और भारीपन था। उसने अपनी आंखें मली और देखा कि वो रुद्र के उस विशाल बेड पर पेट के बल लेटी हुई है।
सिल्क की वो डार्क ग्रे चादर उसके कंधों तक ढकी हुई थी। उसके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे। उसे रात की सारी बातें किसी रील की तरह याद आने लगी। कैसे रुद्र ने उसे उठाया था, कैसे उन्होंने। नंदिनी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने तुरंत चादर को अपने मुंह तक खींच लिया। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला। रुद्र बाहर आया। उसने सिर पे एक लोअर पहना हुआ था। उसके बाल गीले थे और पानी की कुछ बूंदें उसके चौड़े सीने से होती हुई नीचे की तरफ जा रही थी। उसके हाथ में एक तौलिया था जिससे वो अपने बाल सुखा रहा था। नंदिनी ने अपनी सांसें रोक ली। यह आदमी सुबह सुबह भी इतना खतरनाक और हैंडसम कैसे लग सकता है। रुद्र की नज़र नंदिनी पर पड़ी। उसने तौलिया साइड में फेंका और बहुत ही रिलैक्स कदमों से बेड की तरफ आया। नंदिनी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की एक्टिंग करने लगी। रुद्र को उसकी हर हरकत पर हंसी आ गई। वो बेड के किनारे बैठा और उसने बहुत ही आराम से वो चादर नंदिनी के चेहरे से नीचे कर दी। मुझे पता है तुम जाग रही हो, रुद्र ने बहुत ही नशीली आवाज़ में कहा। नंदिनी ने एक आँख खोल कर देखा। मुझे नींद आ रही है। अच्छा। रुद्र थोड़ा और करीब आ गया। उसने अपना एक हाथ नंदिनी के कमर के पास रखा। कल रात तो तुम्हें बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। नंदिनी ने झटके से अपनी दोनों आंखें खोली और उठकर बैठ गई। उसने चादर को अपने सीने से कस कर लपेट लिया। तुम बहुत बेशर्म हो, नंदिनी ने घबराहट में इधर उधर देखते हुए कहा। रुद्र हल्का सा हंसा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नंदिनी के बिखरे हुए बालों को ठीक करने लगा। मैं बेशर्म हूँ, रुद्र ने अपनी भौहें चढ़ाई। कल रात जब मैं रुकने की कोशिश कर रहा था तब तो किसी ने मेरी पीठ को ऐसे नोचा था जैसे। चुप रहो। नंदिनी ने तुरंत अपना एक हाथ रुद्र के मुंह पर रख दिया। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। रुद्र ने नंदिनी की हथेली को चूम लिया जिससे नंदिनी ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। कमरे का माहौल अब उस भारीपन और टेंशन से पूरी तरह आज़ाद हो चुका था। दोनों के बीच एक बहुत ही प्यारी और असली केमिस्ट्री बन चुकी थी। रुद्र ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और बहुत ही सीरियस लुक के साथ कहा, आज से तुम्हारी वो पुरानी पीली स्कूटी कबाड़ में जाएगी। नंदिनी ने आंखें बड़ी की। क्या? क्यों? वो मेरी फेवरेट है। क्योंकि रुद्र ने उसकी उंगलियों से खेलते हुए कहा, शहर के सबसे बड़े माफिया की बीवी अब उस खटारा पर नहीं घूमेगी। और दूसरी बात, आज के बाद तुम कभी भी बिना सिक्योरिटी के हवेली से बाहर कदम नहीं रखोगी। नंदिनी का वो पुराना बवंडर वाला मूड फिर वापस आ गया। देखो मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह, नंदिनी ने अपनी चादर को संभालते हुए और दूसरी उंगली रुद्र की तरफ दिखाते हुए कहा, कल रात जो भी हुआ उसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे बॉस बन गए हो। मैं जहाँ चाहूँगी जाऊँगी और वो सिक्योरिटी वाले काले गार्ड्स को अपने साथ बिल्कुल नहीं रखूँगी। रुद्र ने बहुत इत्मीनान से नंदिनी के उस उंगली को पकड़ा, उसे नीचे किया और अचानक से नंदिनी की कमर को पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। नंदिनी हड़बड़ाकर सीधे रुद्र की गोद में आ गिरी। तुम मेरी बीवी हो, मेरी बॉस नहीं। रुद्र ने नंदिनी की आंखों में बिल्कुल गहराई से देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में वो खौफनाक माफिया वाला डैगर खंजर था, लेकिन आंखों में प्यार की चमक थी। और जो मैं कहूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। नंदिनी ने भी हार नहीं मानी। उसने अपने दोनों हाथ रुद्र के कंधों पर रखे और बिल्कुल उसके चेहरे के करीब आकर बोली, मैं तुम्हारी बात सिर्फ एक ही शर्त पर मानूंगी। क्या? रुद्र ने मज़े लेते हुए पूछा। तुम्हें कल से उस बोरिंग कड़वी ब्लैक कॉफ़ी की जगह मेरे हाथ की मीठी चाय पीनी पड़ेगी, और वो भी बिना कोई मुंह बनाए। नंदिनी ने अपनी शर्त रखी। रुद्र ने एक सेकेंड के लिए सोचा। शहर का वो डॉन जिसके सामने बड़े बड़े नेता कांपते थे, आज अपनी ही बीवी के सामने मीठी चाय पीने के लिए ब्लैकमेल हो रहा था। रुद्र ने एक लंबी सांस ली और बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से कहा, मंजूर है। लेकिन बदले में रुद्र ने बिना बात पूरी किए नंदिनी के होठों पर एक और गहरा और पैशनेट चुंबन दे दिया। नंदिनी के सारे एतराज उसे एक पल में फिर से पिघल गए।
वो खौफनाक और सन्नाटे वाली हवेली जिसका हर कोना मौत की साजिशों से भरा था, आज पहली बार किसी की खिलखिलाहट और एक सच्चे बेबाक इश्क से गूंज रही थी। वो दो अलग अलग कमरों वाले पति पत्नी अब हमेशा के लिए एक हो चुके थे और उनकी यह नई शुरुआत किसी भी अंडरवर्ल्ड्स की कहानी से ज़्यादा असली और खूबसूरत थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।